Good morning, everyone. Welcome to class 12, Macroeconomics. Students, today we are going to start our chapter number 4, Measurement of National Income. जो हमारी बेटा यूनिट 1 है नेशनल इनकम की, उसमें हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए थे, बट एक चैप्टर हमारा लास्ट का रह गया था, मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. दैट इज कम्प्लीटली न्यूमेरिकल पोर्शन चैप्टर. जो हमारा कम्प्लीटली न्यूमेरिकल चैप्टर है, तो आज हम बेटा उसी ही स्टार्ट करेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. द थ्योरी ऑफ द नेशनल इनकम यूनिट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. इस यूनिट की बेटा थ्योरी है, चैप्टर्स जो थे इसके 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. 4th चैप्टर वी हैव लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल पोर्शन. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. आज बेटा इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विच इज कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड. तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये हमें कहेगा बेटा चैप्टर ये बता रहा है हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है. सबसे पहले तो कैलकुलेशन करने से पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज नेशनल इनकम. एक रिवीजन देख लेते हैं. व्हाट इज नेशनल इनकम, क्या था नेशनल इनकम या नेशनल इनकम क्या होती है. तो नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ money value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू का फ्लो जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करे हैं, तो दैट मनी वैल्यू, दैट फाइनल मनी वैल्यू इज नोन एज नेशनल इनकम. न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं. इससे पहले बेटा हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में नेशनल इनकम की यूनिट में पढ़े थे. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पता है हमें. डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम हो जाना. तो डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का डिफरेंस होता है बेटा. तो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. जब हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. 2 वैल्यूज पर डिपेंड करता है ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू. तो नेशनल इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नेट वैल्यू. नेशनल इनकम बेटा हमेशा नेट वैल्यू पर कैलकुलेट होती है, ये ध्यान रखना है. कैसे, अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाना है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हमारा डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. बट अगर हमें नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है, नेट छोटी वैल्यू है ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन. तो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू इज डेप्रिसिएशन. If we have to move from gross value to net value, then we have to subtract depreciation, and if we have to move net value to gross value, then we have to add back the depreciation. नेशनल इनकम बेटा हमेशा नेट वैल्यू पर ही कैलकुलेट होती है, ये ध्यान रखेंगे. सेकंड वी हैव कॉस्ट. 2 तरह की कॉस्ट होती है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. नेशनल इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फैक्टर कॉस्ट. नेशनल इनकम बेटा हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट होती है. मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, वो प्राइस जिस प्राइस पर गुड मार्केट में अवेलेबल है. फैक्टर कॉस्ट का मतलब है वो प्राइस या वो कॉस्ट जिस प्राइस पर वो फैक्टर प्रोडक्शन के पास से चला था. तो मार्केट प्राइस एमपी, फैक्टर कॉस्ट एफसी. एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है. मार्केट वैल्यू बड़ी होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है बेटा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. दोनों के बीच का डिफरेंस है एनआईटी. जिस प्राइस पे गुड फैक्टर कॉस्ट पे चलता है यानी फैक्टर से प्रोडक्शन के पास से चलता है, उसी प्राइस पर वो मार्केट में सोल्ड नहीं होता. उसमें कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं. दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं, नेट कह रहे हैं. कुछ टैक्सेस हम पे करते हैं, कुछ गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज दे देती है, तो दोनों का डिफरेंस. तो NIT इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा NIT. कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने पे करे, कितने गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी, तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा एक्चुअली हमने कितने टैक्सेस पे करे हैं. दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो जब बेटा आप एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ मूव करोगे तो आप माइनस कर दोगे NIT, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा है, इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं. हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है यानी हमें नेशनल इनकम के लिए फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे NIT. और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा NIT, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जिस प्राइस पर गुड फैक्टर्स और प्रोडक्शन के पास से चलता है. मार्केट प्राइस पर पहुंचते उसके अंदर नंबर ऑफ टैक्सेस जुड़ जाते हैं, तो उसके अंदर एड बैक कर देंगे NIT.
Then your last third component is NFIA, net factor income from abroad. कितनी फैक्टर इनकम हमने बाहर से अर्न करी, कितनी हमने बाहर वालों को पे करी. द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड टू इज NFIA. कितनी फैक्टर इनकम हमने बाहर से जनरेट करी, मतलब हमने बाहर वालों को, अब्रॉड वालों को अपनी सर्विसेज दी होंगी तो वहां से हमें फैक्टर इनकम जनरेट हुई होगी. ऐसे ही अब्रॉड वालों ने हमें फैक्टर सर्विसेज दी होंगी तो हमने उन्हें पेमेंट करी होगी. तो NFIA इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. इट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल. डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस होता है NFIA. डोमेस्टिक इनकम बेटा वो इनकम होती है विच इज अर्न इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से अर्न हुई है, मतलब उसमें हमने बाहर की इनकम नहीं जोड़ी है. नेशनल इनकम वो इनकम होती है जिसमें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज द इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होती है. तो बेटा अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो इसका मतलब डोमेस्टिक छोटी है और नेशनल बड़ी है, तो प्लस कर देंगे NFIA. और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है, तो हम माइनस कर देंगे NFIA. तो ये बेटा हमारा कॉन्सेप्ट था NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम. Domestic income is the income which is earned within the domestic territory of a country, and national income is the income which is earned by the normal residents of a country. तो डोमेस्टिक इनकम बेटा छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो NFIA प्लस करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे यानी नेशनल से जब डोमेस्टिक की तरफ आएंगे तो NFIA को माइनस कर देंगे. तो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट विच हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. ये वो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे हेल्प करते हैं बेटा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में. क्या क्या है? फर्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, जो ग्रॉस वैल्यू को कन्वर्ट करता है नेट में. सेकंड है आपका NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. डेप्रिसिएशन डिफरेंस है ग्रॉस और नेट वैल्यू का. NIT बेटा डिफरेंस है किसका? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का. और थर्ड NFIA डिफरेंस है डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम का. तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो हमें हेल्प करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में. तो दीज आर द थ्री एग्रीगेट्स व्हिच हेल्प अस इन द कैलकुलेशन ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन और मेजरमेंट में हमें हेल्प करेंगे. डेप्रिसिएशन जब हमें ग्रॉस और नेट को कन्वर्ट करना होगा, NIT जब FP और MP से कन्वर्जन करेंगे, और NFIA डोमेस्टिक और नेशनल से कन्वर्ट करेंगे. तो ध्यान रखेंगे बेटा नेशनल इनकम हमेशा नेट वैल्यू पर होती है, हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर मेजर होगी, और नेशनल इनकम में NFIA इंक्लूड होगा. मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट मेथड इज, पहला मेथड है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं आउटपुट मेथड, और मेन इसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड. तो बेटा तीन नामों से जाना जाता है, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड. हमने कहा नेशनल इनकम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू का फ्लो है. तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जैसे एक गुड दूसरे प्रोडक्शन यूनिट के पास से तीसरी प्रोडक्शन यूनिट के पास जाता है, तो हर एक प्रोडक्शन यूनिट उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एड अप कर देती है. दैट वैल्यू एडेड, जो हर प्रोडक्शन सेक्टर अपनी वैल्यू ऐड करता है, तो वो वैल्यू ऐड उस फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है. तो या तो बेटा हम उस फाइनल गुड की वैल्यू को लेंगे, फाइनल वैल्यू लेंगे उस गुड और सर्विस की, या हम सारी वैल्यू ऐड को प्लस करते जाएंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी. ऐसा नहीं है कि फाइनल वैल्यू जो हमने ली उसके अंदर उस वैल्यू ऐड को भी प्लस करेंगे, नहीं. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है. एग्जाम्पल भी आपको पहले दिया था, पहले यूनिट में आपने देखा भी था, प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट जहां पर आपको समझाया था. वहां पर हमने देखा था कि अगर हर एक प्रोडक्शन सेक्टर अपनी अपनी वैल्यू एड को प्लस करता जाए, तो वी हैव टू गेट द वैल्यू एडेड और टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाती है प्रोडक्ट की. बट अगर हम टोटल वैल्यू में या टोटल वैल्यू के साथ उस सभी वैल्यू एड को प्लस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है. दैट अकर्स या दैट गिव्स इफेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जिसकी वजह से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है.
क्यों? क्योंकि हमने एक वैल्यू को 2 बार काउंट कर लिया। तो वैल्यू एडिड मेथड ये कहता है कि हर एक प्रोडक्शन सेक्टर जितनी वैल्यू ऐड करता जा रहा है उन सभी वैल्यू एडिड को आप अगर प्लस करते जाओगे तो दैट बिकम्स द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विस। तो देखते हैं फर्स्ट मेथड, इसकी वजह से हमें वैल्यू एडिड मेथड की तरफ से हमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ग्रॉस वैल्यू एडिड। Gross value added, that is GVA. Gross value added is equals to value of output minus intermediate consumption. Gross value added का फॉर्मूला होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GVA is equals to value of output minus intermediate consumption. इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो अगर क्वेश्चन बेटा हमें डायरेक्टली ऐसे ही देता है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा इस प्रोडक्ट मेथड का। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस वैल्यू एडिड दे देता है तो हम आगे कन्वर्ट करके चले जाएंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। बट ऐसा भी हो सकता है वी हैव टू फाइंड ग्रॉस वैल्यू एड। ये फर्स्ट स्टेप है इसका ग्रॉस वैल्यू एड। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू एड करी है तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, जीडीपी नहीं मिल सकता हमें। क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो तभी मिल पाएगा जब सभी सेक्टर्स की वैल्यू एड पता चल जाए, तभी तो हमें उस आउटपुट की ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू पता चल पाएगी। तो ग्रॉस वैल्यू एड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब क्वेश्चन हमें बेटा डायरेक्ट भी दे सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बट अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होगा बेटा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। सेल्स किसके इक्वल है यहाँ? अगर सेल्स डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो कैसे निकालोगे? सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी। चेंज इन स्टॉक, अगर बेटा आपको चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा फॉर्मूला ग्रॉस वैल्यू एडिड का। ग्रॉस वैल्यू एडिड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा किसके इक्वल होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। सेल्स अगर डायरेक्ट गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो हम कैसे निकाल लेंगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितने प्राइस पर हमने कितनी क्वांटिटी सेल आउट करी है? चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के स्टॉक में कितना चेंज आया, तो वो हमारा इक्वल होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट के। देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटरमीडिएट इनपुट्स। इंटरमीडिएट इनपुट पर होने वाला खर्चा। इंटरमीडिएट इनपुट का मतलब है इनपुट्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट्स को यूज किया है उन सब पर होने वाला खर्चा हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। अनदर थिंग, क्या ध्यान रखोगे आप? नोट में हम कहेंगे सेल्स इंक्लूड्स डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर बेटा आपको डायरेक्ट सेल्स गिवन है तो हम ये मानकर चलेंगे डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स को मिलाकर ये बनी है सेल्स। अगर सिंपल टोटल सेल्स गिवन है तो ये सेल्स गिवन है। बट अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स अलग अलग गिवन है तो आपको प्लस करना पड़ेगा टोटल सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली सिमिलर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी यही करेंगे बेटा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड्स डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट। डोमेस्टिक परचेजेस में आपको इंपोर्ट प्लस कर देना है।
तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, इसका मतलब डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट्स को प्लस करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन बना है। बट अगर आपको डोमेस्टिक स्पेसिफिकली कहा है तो आप इंपोर्ट्स प्लस करोगे। जैसे सेल्स में आपको अगर डोमेस्टिक सेल्स कहा है और एक्सपोर्ट भी दिया, डोमेस्टिक सेल्स टर्म यूज हुई है तो एक्सपोर्ट प्लस करने पड़ेंगे। अगर डोमेस्टिक परचेजेस गिवन है तो इंपोर्ट प्लस करने पड़ेंगे। डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है फिर इंपोर्ट्स का कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट अगर सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट्स का कोई रोल नहीं है। तो अवर क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इट बिगिंस फ्रॉम हेयर। हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा बेटा। वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड की हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी। वैल्यू ऐड का फॉर्मूला यही रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है वैल्यू ऑफ द आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के थ्रू। सेल्स अगर क्वेश्चन में बेटा डायरेक्ट गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो हम निकाल लेंगे। सेल्स का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। और अगर चेंज इन स्टॉक गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे बेटा, चेंज इन स्टॉक भी कैलकुलेट कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है सेल्स के लिए, सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट जुड़े होने चाहिए या होते हैं। अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट अलग अलग दिए हैं तो प्लस करोगे, बट अगर आपको सेल्स गिवन और एक्सपोर्ट दिए तो हम ये मानकर चलेंगे कि इन सेल्स एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। एग्जैक्टली अगर आपको डोमेस्टिक परचेजेस और इंपोर्ट्स अलग अलग गिवन है तो प्लस करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करोगे। बट अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन और इंपोर्ट्स गिवन है तो इग्नोर करोगे इंपोर्ट्स को, क्योंकि हम ये मानकर चलेंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में या इंटरमीडिएट परचेजेस में इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन बिगिंस, जहां से हमारा क्वेश्चन बेटा स्टार्ट होगा। ये सिंपल टॉपिक है जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग, वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से। तो यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कन्वर्जन इसका बाद में होगा। नेट वैल्यू ग्रॉस वैल्यू है, कैसे नेट को कन्वर्ट करोगे? मार्केट प्राइस है, कुछ नहीं कहते बेटा, तो आप हमेशा ये मानकर चलोगे कि ये मार्केट प्राइस की बात हो रही है। When the question is silent about the price, so it is always assumed that it is talking about market price. तो ये है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। कौन से प्राइस पर? मार्केट प्राइस पर। तो आप ये मानकर ही चलेंगे कि ये मार्केट प्राइस है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है इसलिए। तो GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। Our first question is calculate net value added at factor cost। क्या रहा है? नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करो फैक्टर कॉस्ट पे। मींस इट इज टॉकिंग अबाउट NVA एट FC। ऐसे लिखेंगे बेटा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। FC छोटा ये नीचे की तरफ, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट तो बाद में देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ग्रॉस पता होना चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन है बेटा हमारा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों के लिए एक फिक्स्ड एसेट है हमारे पास ₹10 की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डेट इज IC ₹5, सेल्स 20, चेंज इन स्टॉक 2 and taxes are ₹1 और टैक्सेस है 1 के इक्वल। इट्स द क्वेश्चन, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बेटा निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के इक्वल होगा, तो यहां लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म GVA एट MC, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। सेल्स कितनी है बेटा? 20, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट
यहाँ से स्केल से माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। तो 20 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है बेटा? 2 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या माइनस करेंगे इसमें से? इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है बेटा आपका? 5 माइनस 5, तो 20 प्लस 2 22 माइनस 5, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 17। ये आपका निकल गया बेटा जीवीए। अब देखिए ध्यान से कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जीवीए तो कैलकुलेट हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 17। हमें क्या चाहिए बेटा? हमने शॉर्ट फॉर्म लिख ली एनवी एट एफसी, एन नेट। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, यानी माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कहाँ है डेप्रिसिएशन? ये रहा। एक एसेट 10 रुपए की है और वो 10 सालों तक चलती है, तो इसका मतलब एक साल में कितनी यूज कर रहे हैं? 1। अकाउंट्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि 11th में उन्होंने चैप्टर पढ़ा है डेप्रिसिएशन का। तो एक एसेट हमारी 10 की है और 10 साल चलेगी, तो एक साल में कितना यूज कर रहे हैं मुझे? 1 रुपए, यानी उस पर हमेशा 1 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 1। तो ये वैल्यू देखो बेटा कैसे कन्वर्ट करोगे? जीवी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो जी कन्वर्ट हो गया एन में, वीए एट एमपी ऐसी रहेगा और ये बन गया 16। हमें क्या चाहिए? एनवीए एफसी। हमारे पास है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का बेटा डिफरेंस होता है एनआईटी। मार्केट प्राइस बड़ा है, एनआईटी माइनस करेंगे फैक्टर कॉस्ट लाने के लिए। एनआईटी का मतलब है टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। टैक्सेस गिवन है 1, तो माइनस एनआईटी, तो माइनस कर देंगे 1, तो आपकी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल होगी बेटा? 15 के। ऐसे वर्टिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे इसे, जिससे कन्वर्जन हमें हेल्पफुल लगे। एक एक टर्म को देखते जाएंगे और कन्वर्ट करते जाएंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन बेटा हमसे फाइंड आउट कराएगा उसे हम शॉर्ट में लिख लेंगे। जैसे इन्होंने कहा था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख लिया एनवीए एट एफसी, जिससे कंपैरिजन इजी हो जाता है और चेंज करने में हेल्प होती है। सेकंड क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जीवीए कैलकुलेट करो फैक्टर कॉस्ट का, तो लिख लो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? जीवीए एट एफसी, ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहला काम बेटा हमारा यही होता है क्वेश्चन में। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखो, जीवीए एट एफसी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। तो हम तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लिखो फॉर्मूला बेटा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेक करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कैलकुलेशन का? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा बेटा सेल्स भी कैसे गिवन है? डोमेस्टिक सेल्स। तो फॉर्मूला लगाओ वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा इन तीनों को प्लस करके जो आएगा उसके इक्वल है। डोमेस्टिक सेल्स देखो बेटा कितनी है? 3000। डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट क्यों प्लस कर रहे हो? क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स है मीन सेल्स विद इन द कंट्री, इसलिए एक्सपोर्ट प्लस करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर हमारे सेल्स डायरेक्ट गिवन होता है एग्जैक्टली सेल्स, तो और एक्सपोर्ट गिवन होते तो हम प्लस नहीं करते, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जब सेल्स टर्म गिवन है उसके अंदर एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 3000 प्लस 500 चेंज इन स्टॉक इज माइनस 100, पे माइनस का 100 आ जाएगा। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 2000, तो 3000 प्लस 500 3500 माइनस 100 3400 माइनस 2000, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 1400। बेटा जीवीए एमपी मिल गया आपको 1400। अब इधर आ जाओ, जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू 1400। क्या चाहिए हमें? जी ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस ही है, ठीक है। वैल्यू एडेड वी ही है, एमपी
हमें चाहिए एफसी वाला। हमारे पास क्या है बेटा, एमपी है, और हमें क्या चाहिए, एफसी। हमें चाहिए एफसी, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस हमें गिवन है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का हमें डिफरेंस पता है, एनआईटी। मार्केट प्राइस बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट छोटा है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि हमारे पास क्या उनसे टर्म अवेलेबल है और क्या हमें चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस चेक करो। फिर ये चेक करो बड़ा है या छोटा। बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो माइनस करोगे, और माइनस से बड़े की तरफ आओगे तो प्लस करोगे। तो मार्केट प्राइस को हमें कन्वर्ट करना है एफसी में, तो मार्केट प्राइस और एफसी का डिफरेंस होता है बेटा एनआईटी। मार्केट प्राइस बड़ा है, एफसी छोटा है, तो इसका मतलब एनआईटी माइनस करेंगे, माइनस एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस 250 है, सब्सिडी नहीं है, तो 250 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 250, और ये हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, that is equals to 1150। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट बेटा क्या है आपका, 1150। तो ये आपका आंसर है ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आप ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकाल लोगे और उससे फिर कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि कन्वर्जन के हमने तीनों टर्म्स ऑलरेडी चेक कर लिए थे, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए। So this is the concept how we calculate gross value added at factor cost। ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट जो हमारा बेसिक स्टेप है, पहला स्टेप है इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है ग्रॉस वैल्यू एडेड तो हम आगे नेशनल इनकम की तरफ मूव करेंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन बेटा में डायरेक्ट नहीं देता ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हम पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करके। तो द फर्स्ट स्टेप वी हैव डन टुडे, how to calculate gross value added in value added method, product method और output method। इस मेथड के बेटा 3 नाम है, तीनों नाम हमें ध्यान रखने हैं। तो स्टूडेंट, that's all for today, thank you and have a nice day।